हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर और बीपीएससी ऑडिटर के प्रीलिम्स के डेट को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक करंट अफेयर्स पे कॉन्टिन्यूसली वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। ये करंट अफेयर्स 1 साल का है, जिसका ड्यूरेशन हमने जून 2020 से लेकर के जून 2021 तक का रखा है। इसी सीरीज में आज हम इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का सेकेंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और इसके पश्चात जो है आपका इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे में कुछ भी नहीं बचेगा, और जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेगा उसका 90 से 95% चांसेस है कि यहीं से क्वेश्चन आपका टच कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमने की पॉइंट को बना दिया है, इस की पॉइंट को आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है, हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ से ही हो सकता है कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है टच कर जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बेहतर होगा। देखिए, जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पे, चूँकि जीडीपी जो निकाला जाता है वो 2 प्राइस पे निकाला जाता है, एक स्थिर मूल्य पे यानी कांस्टेंट प्राइस पर, और दूसरा जीडीपी करंट प्राइस पे होता है। ठीक है, तो जीडीपी का जो वृद्धि दर रहा है स्थिर मूल्य पे -7.7% अनुमान लगाया गया, अग्रिम अनुमान। ठीक है, चूँकि इकोनॉमिक सर्वे तो पहले आ जाता है। ठीक है, और हमारा जो बजटीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच काउंटिंग किया जाता है, इसलिए हम अनुमान वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस डेटा को आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पे 20-21 में कितना रहा, तो -7.7% रहा। चूँकि उसमें कोरोना पीरियड का टाइम चल रहा था, पूरी आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थी, इसलिए हमारे देश का जो जीडीपी था वो निगेटिव चला गया था। नेक्स्ट में है कि 2021-22 में, ठीक है, ये 11% रहने का अनुमान था। चूँकि लोगों को लग रहा था, मतलब अर्थशास्त्रियों को लग रहा था कि कोरोना से जैसे मुक्ति मिलेगी तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो जंप है वो उछाल आएगा। चूँकि भी शेप्ड भी बना रहा था, भी शेप ग्रोथ दिखा रहा था, तो आप इसको 11% को याद रखेंगे। राजकोषीय घाटा 19-20 में 4.6% था जीडीपी का, ये भी डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 2020-21 में 3.5% रहा। जीडीपी का जो राजकोषीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है, वो कितना रहा, 3.5% रहा, यानी 4.6% और 3.5%, ये दोनों डेटा याद रखना है। नेक्स्ट है चालू खाता शेष, है ना, करेंट अकाउंट होता है। उस चालू खाता शेष जो था -0.9% जीडीपी का रहा और 3.1% जीडीपी का रहा 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो वृद्धि रहा 2019-20 के अकॉर्डिंग 4% रहा, और जबकि 2020-21 में 3.4% रहा। ठीक है, इसके पश्चात हम देखेंगे कि औद्योगिक वृद्धि दर 0.9% रहा, और औद्योगिक वृद्धि दर 2020-21 में -9.6% रहा। ये जितना भी मैंने डेटा लिखा है सारा इम्पॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा जो सेक्शन है वो सेवा की तरफ बढ़ते हैं। सेवा में 5.5% था 2019-20 में, और -8.8% जो था वो हमारा 20-21 में था। आप देखेंगे यहाँ पर कि केवल एग्रीकल्चर फील्ड ही हमारा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया प्लस में, बाकी ये भी निगेटिव में गया और ये भी निगेटिव में। और कोरोना पीरियड में सबसे जो ज़्यादा लॉस हुआ वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हुआ, इंडस्ट्री सेक्टर को हुआ। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में या तो इस डेटा पे क्वेश्चन पूछ दे तो इस डेटा को याद कर लेना है, या आपसे पूछ दे कि 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार किस क्षेत्र में सबसे न्यूनतम विकास दर देखी गई, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, औद्योगिक वृद्धि दर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तरफ। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है
वो इन्फ्लेशन हम लोग नापते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन कितना है। ठीक है, इसी को कहा जाता है क्या, सीपीआई कहा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। तो 6.6% था 2020-21 में। और थोक मूल्य सूचकांक, इसके आधार पर भी मार्केट में इन्फ्लेशन नापा जाता है, मुद्रास्फीति मापी जाती है, इसको WPI कहा जाता है। ये कितना रहा, -0.1%। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार की अगर मैं स्थिति को देखूं तो 8 जून 2021 तक $586.1 बिलियन था, $586.1 बिलियन रहा। खाद्यान्न अगर उत्पादन की तरफ ध्यान दिया जाए तो ये जो था 2019-20 में 296.7 मिलियन टन था, जबकि 2020-21 में 144.5 मिलियन टन हो गया। कहने का मतलब ये है कि कोरोना पीरियड में खाद्यान्न के उत्पादन पर भी इफेक्ट पड़ा, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं पड़ा जितना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे और सर्विस सेक्टर पे पड़ा। देखिए यहाँ पे उत्पादन घटा, ठीक है, उत्पादन घटा। और इस डेटा को केवल याद रखिएगा कि 2020-21 में खाद्यान्न का उत्पादन कितना रहा, तो 144.5 मिलियन टन। ओके, इसके बाद जो है चीज़ें को हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को देखना क्या है, मैंने कुछ सेक्शन में डिवीजन कर दिया है। जैसे हम लोगों को इसमें इकोनॉमिक सर्वे को कृषि की दृष्टि से देख लेंगे, भारत और नवाचार, इंडिया और इनोवेशन की दृष्टि से देख लेंगे, शिक्षा की दृष्टि से देख लेंगे, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और कौशल विकास की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास की दृष्टि से देखेंगे, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से, विदेशी निवेश की दृष्टि से, सकल घरेलू उत्पाद संबंधी अनुमान से देखेंगे। ये पूरे इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग 8 भागों में बांट करके स्टडी करेंगे। और अगर आप इतने टॉपिक पे अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो डेफिनेटली है कि इकोनॉमिक सर्वे पे आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। हालांकि इस पर इकोनॉमिक सर्वे का जो फर्स्ट वीडियो है उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और चूँकि वहाँ पर भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का चर्चा किया गया है। जो हमने 8वें नंबर पे पॉइंट लिखा है सकल घरेलू उत्पाद संबंधी अनुमान, इसको मैंने फर्स्ट में डिफाइन किया है, क्योंकि यही फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए था। मिस्टेक से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को लिख दिया था। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट में इसको डिफाइन करते हैं कि जीडीपी का क्या अनुमान रहा, इस चीज़ की तरफ हम लोग आते हैं। तो वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 11% रहेगी तथा सांकेतिक जीडीपी विकास दर 15.4% रहेगी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक थे। कहने का मतलब है कि ये दोनों डेटा याद रखना है। ये क्या हो गया, रियल जीडीपी हो गया। ठीक है, रियल जीडीपी जो होता है उसमें हम लोग इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सांकेतिक जीडीपी होता है इसमें हम इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को हम लोग इंक्लूड करके बताते हैं, तब ये 15.4% है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर कितना है, तो 11%। नॉमिनल जीडीपी विकास दर कितना है, तो 15.4%। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा था और ये क्षेत्र अब तेजी से सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ आते हैं। वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में चालू खाता अधिशेष जो है जीडीपी का 3.1% रहेगा। एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर की क्या स्थिति रही थी, तो कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को कम करने में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसका विकास दर 2021 के लिए 3.5% आंकी गई है। देखिए, जो कोरोना पीरियड में जो हमारी अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ उसकी सबसे ज़्यादा भरपाई अगर कोई करेगा तो वो हमारा कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर फील्ड है।
ठीक है। और इसका विकास चूंकि पॉजिटिव है 3.4%, बाकी सबका क्या था अभी हम लोगों ने देखा था, नेगेटिव था। और एक चीज़ और यहाँ पर है कि देश के सकल मूल्यवर्धन जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, कृषि और सहायक क्षेत्रों की जो हिस्सेदारी रही, ठीक है, 2019-20 के लिए स्थिर मूल्य पर 17.8% रहा। आपसे पूछा जाएगा कि जीवीए की दृष्टिकोण से प्राथमिक क्षेत्र और उसकी सहायक क्रियाएं जो है, या कृषि क्षेत्र और सहायक क्रिया, या प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान रहा जीवीए में स्थिर मूल्य पर, तो 17.8%। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ष 2019-20 में प्रमुख कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का प्रमुख निर्यात गंतव्य यूएसए, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश रहा। कहने का मतलब है कि 2019-20 में कृषि और कृषि से बने हुए उत्पादों का जो सबसे ज़्यादा जो निर्यात हुआ वो यूएसए में हुआ, उसके बाद सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का निर्यात हुआ, तो आप यूएसए को टिक कर देंगे, ना कि चाइना या कोई अदर कंट्री को टिक करेंगे, ठीक है, यूएसए को। और सेकंड नंबर पे सऊदी अरब है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिली, जो 2018-19 में 28.63% हो गया, ठीक है। अगर हम 2011-12 से तुलना करें तो 2018-19 में जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का जो विकास हुआ वो 28.63% था। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र करीब 9.9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। ये भी डेटा इम्पॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बना सकता है, या कोई स्टेटमेंट लिख करके बोलेगा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही है। वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह का फैक्ट याद रखना ज़रूरी है कि खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी इंडिया का जो औसत वार्षिक वृद्धि दर रहा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 9.99%। इसको बहुत अच्छा माना जाएगा। वैश्विक नवोन्मेष इंडेक्स में, जिसको हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कहते हैं, उसमें इंडिया का जो स्थान है 48% है। प्रथम बार शीर्ष 50 देशों में इंडिया शामिल हुआ है, ठीक है। इसके पहले इंडिया कभी 50 देशों के अंडर में शामिल नहीं हुआ था। और मध्य और दक्षिणी देशों में ये क्या है, फर्स्ट स्थान पे है। शिक्षा की अगर बात किया जाए तो शिक्षा क्या है कि भारत प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लगभग 96% साक्षरता स्तर प्राप्त कर चुका है। अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो 96% यहाँ पे लिटरेसी है। लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे, अखिल भारतीय स्तर पे 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षरता दर को 77.7% बताता है। यानी एनएसएस के डेटा के अकॉर्डिंग जो है आपसे पूछा जा सकता है कि 2020-21 में इंडिया की साक्षरता दर कितनी रही, तो 77.7% रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या योजना प्रारंभ किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का संबंध क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना। प्रज्ञाता को स्टार्ट किया, ये भी है ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट किया है, ठीक है। मनोदर्पण चलाया गया था छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण हेतु। जो कोरोना पीरियड में कोई बच्चे जो है मानसिक दबाव में तो नहीं आ रहे हैं, डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि घर में बैठे बैठे डिप्रेशन होने की संभावना बच्चों में ज़्यादा होती है, क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे थे। इसलिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मनोदर्पण जो है पोर्टल को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ अब हम लोग आते हैं, और लास्ट अब होने वाला है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम और कौशल विकास पे सरकार ध्यान दी, ठीक है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत विद्यालयों में छात्रों को कौशल ज्ञान देने हेतु कक्षा 9 से 12 तक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चरणवार शुरुआत। ठीक है, मतलब बच्चों में स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए, बच्चों में रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रणाली को विकास करने के लिए 9 से 12 तक के बच्चों में वोकेशनल कोर्स चलाया जाएगा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत 15 से 59 वर्ष आयु समूह में केवल 2.4% कर्मचारियों ने औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि अन्य 8.9% औपचारिक स्रोत से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यानी 15 से 59 वर्ष के लोग जो हैं हमारे इंडिया में औपचारिक क्षेत्रों से मात्र 2.4% लोग ही ट्रेनिंग लिए हैं, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है जिस इंस्टीट्यूट का, उसको हम लोग अनौपचारिक क्षेत्र मानते हैं, वैसे क्षेत्रों से लोग 8.9% लोग ट्रेंड हुए हैं वोकेशनल कोर्स में, व्यावसायिक शिक्षा में। नेक्स्ट है कि सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास की दृष्टि से देखें तो मानव विकास सूचकांक में 2019 में कुल 189 देशों में इंडिया 131 स्थान पर था। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी जो है का निम्न स्तर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2020-21 के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में इंडिया का कितना स्थान रहा, तो 131 रहा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट फैक्ट की तरफ आते हैं कि सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पे क्या है। तो 2030 तक सतत विकास से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो विकास का जो टारगेट 2030 रखा गया है, उसमें भारत क्या है, जितना भी टारगेट रखा गया है उन सारे टारगेटों को अचीव करने के लिए इंडिया क्या है, प्रतिबद्ध है। इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको ISA कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का इंडिया संस्थापक देश है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ने 2 पहले शुरू की है, जिसमें विश्व सौर बैंक और एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड शामिल है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग विदेशी निवेश की तरफ आते हैं। विदेशी निवेश में क्या है कि ठीक ठाक स्थिति जो है देखने को मिला कि आप देख सकते हैं कि अप्रैल से अक्टूबर 2020 के दौरान 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल FDI आया, जो 2019-20 के पहले 7 महीने की तुलना में 14.8% अधिक है। आपको मोटा मोटी इसमें ये चीज़ें याद रखना है कि हमारे इंडिया में अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच FDI में इजाफा हुआ है और अच्छी इजाफा हुई है। ठीक है, नवंबर 2020 में कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह 9.8 बिलियन डॉलर रहा, जो कि किसी महीने में सर्वाधिक है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI का जो प्रवाह रहा, फ्लो रहा हमारे इंडिया में, उसकी भी स्थिति अच्छी है। 9.8 बिलियन डॉलर रहा है, जो किसी भी महीने में सर्वाधिक रहा है। ठीक है, तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को अगर 8 डिवीज़न में बांट के स्टडी करते हैं तो ये आपके लिए इजी हो जाता है। जो मैंने फर्स्ट जो हमने आपको चार्ट दिखाया है, उस चार्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा, और जो इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट वीडियो है उसको जो है ज़रूर देख लीजिएगा। दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही इकोनॉमिक सर्वे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।